जो थर्ड जीन इंटरेक्शन हम देखते हैं यहाँ पर वो है कम्प्लीमेंट्री जीन्स। कम्प्लीमेंट्री जीन्स में क्या होता है कि दो जीन ऐसे होते हैं जो एक दूसरे के पूरक होते हैं, उनमें से एक भी अगर रिसेसिव फॉर्म में हो तो वो लक्षण हमें नज़र नहीं आएगा उस ऑर्गेनिज्म में जिसमें जीनोटाइप इस प्रकार का है। इसका जो एग्ज़ाम्पल हम लेते हैं, बैटसन और पुन्नेट ने ये कम्प्लीमेंट्री जीन्स के बारे में हमें बताया था, और जिसका एग्ज़ाम्पल है वो है डीफ म्यूटिज्म, जो बहरापन और गूंगापन होता है ह्यूमन बींग्स में। वो तो जो डीफ म्यूटिज्म हम देखते हैं उसमें दो जीन हमारे पास हैं, ए और बी। ये दो जीन एक दूसरे के पूरक हैं और इन दोनों की डोमिनेंसी ज़रूरी होती है इस इससे बचने के लिए, या कहें कि डीफ और डम नहीं हो कोई भी अगर संतति, तो उसमें इन दोनों जीन्स की डोमिनेंसी, इनका दोनों का प्रभावी रूप आवश्यक होता है। इसको समझने के लिए हम इस प्रकार देखते हैं कि अगर हम एक इस प्रकार के जीनोटाइप के बीच में क्रॉस कराएं, यहाँ हम जो देख रहे हैं कि जो दोनों पेरेंट्स हैं वो गूंगे और बहरे हैं, क्योंकि यहाँ बी जीन रिसेसिव फॉर्म में है और यहाँ ए जीन रिसेसिव फॉर्म में है। और हम यहाँ कह रहे हैं कि क्योंकि ये दोनों जीन एक दूसरे के पूरक हैं तो कम से कम दूसरे जीन का भी एक एलील डोमिनेंट होना ही चाहिए, तभी हम इस स्थिति से बच सकते हैं। तो इन दोनों पेरेंट्स के जो पेरेंटल जीनोटाइप है हमारा, इनके बीच में जब क्रॉस कराया जाता है तो जो फर्स्ट जनरेशन हमें मिलती है वो इस प्रकार की मिलती है। अब यहाँ ए कैपिटल है और एक एलील बी का कैपिटल है, तो जो सभी बच्चे यहाँ मिलते हैं वो सब नॉर्मल होते हैं। उनमें ये गूंगे और बहरेपन की जो प्रॉब्लम है वो नहीं होती। इसके क्रॉस को हम और बेहतर समझ सकते हैं कि हमें जब इससे गैमेट मिलेंगे तो हमें जो 4 गैमेट मिलते हैं वो हमें इस तरह मिलते हैं। अब जो गैमेट्स है इसमें भी हम देखेंगे कि अगर ये कॉम्बिनेशन हो तो नॉर्मल होगा, अगर ये कॉम्बिनेशन है तो नॉर्मल नहीं है, अगर ये कॉम्बिनेशन है तो नॉर्मल नहीं है, और ये कॉम्बिनेशन है तब भी नॉर्मल नहीं है। तो नॉर्मल अगर संतति हो तो ये आवश्यक है कि ए और बी दोनों का कम से कम एक एक एलील डोमिनेंट होना चाहिए। F2 क्रॉस कराते हैं तो हमें उसके रिजल्ट इस प्रकार मिलते हैं। यहाँ F2 जनरेशन में हमें जो कॉम्बिनेशंस मिलते हैं वो 2 तरह के कॉम्बिनेशन होते हैं, एक जो नॉर्मल है और दूसरे जो डीफ म्यूट है, गूंगे बहरे हैं। तो जो नॉर्मल हमें यहाँ मिलते हैं वो रेशो हमें मिलता है 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, और जो डीफ म्यूट हमें मिलते हैं वो 1 2 3 4 5 6 और 7 मिलते हैं। तो 9:7 का रेशो हमें मिलता है कम्प्लीमेंट्री जीन्स में। जो इंटरेक्शन होता है, पूरक जीन का जो इंटरेक्शन होता है उसमें
उसके बाद हम नेक्स्ट जो एग्जाम्पल देखते हैं जीन इंटरेक्शन का, उसमें है डुप्लीकेट जीन्स। जो डुप्लीकेट जीन्स हैं इसमें किसी भी एक लक्षण के लिए दो जीन इस प्रकार अपनी जिम्मेदारी, अपना रोल प्ले करते हैं कि कोई भी एक अगर डोमिनेंट है तो वो कैरेक्टर नज़र आएगा ही। उसमें दोनों में से कम एक का डोमिनेंट होना ज़रूरी है। जैसे हमने पूरक जीन में देखा कि दोनों जो जीन हैं उनका कम से कम एक एलील, दोनों का एक एक एलील डोमिनेंट होना चाहिए। और डुप्लीकेट जीन में हम ये देखते हैं कि कोई भी जो दोनों जीन एक ही लक्षण के लिए जिम्मेदार है, उनमें से किसी एक का भी अगर एक भी एलील, दोनों जीन के 4 एलील हमारे पास हैं, तो कोई भी एक एलील अगर हम देखें कि वो डोमिनेंट है तो वो लक्षण नज़र आएगा। शेफर्ड पर्स के जो सीड्स होते हैं उनके लिए दो जीन जो जिम्मेदार हैं, अगर हम उन्हें माने एक डी है और दूसरा टी है, तो इसमें दो तरह के हमें शेप मिलती है सीड की। वो एक तो होते हैं ट्रायंगुलर और दूसरे होते हैं इलॉन्गेटेड। अगर इन दोनों में से कोई एक भी डोमिनेंट है, 4 एलील जैसे हमारे पास हैं डी डी टी टी, इनमें से दोनों डी में से कोई एक अगर हो तो बहुत सारे कॉम्बिनेशंस हमारे पास हो सकते हैं। जैसे अगर ये कंडीशन है तो भी ट्रायंगुलर होंगे, अगर ये कंडीशन है तो भी ट्रायंगुलर होंगे, अगर ये कंडीशन है तो भी ट्रायंगुलर होंगे, अगर ये कंडीशन है तो हमारे पास यहाँ क्योंकि एक टी डोमिनेंट है तो भी ये ट्रायंगुलर होंगे। तो इस तरह बहुत सारी संभावनाएं होंगी जब ये ट्रायंगुलर शेप में हमें मिलेंगे। इलॉन्गेटेड शेप सिर्फ तभी संभव है जब डी और टी दोनों के चारों एलील, दोनों एलील इस जीन के और दोनों एलील इस जीन के, जब चारों एलील रिसेसिव होंगे तो हमें जो शेप है सीड का वो इलॉन्गेटेड मिलता है। तो यहाँ स्वाभाविक रूप से हम देख रहे हैं कि इस तरह की संभावना अगर हम F2 में देखते हैं तो सिर्फ एक संभावना होती है। बाकी जो 15 हैं उसमें कोई ना कोई एलील ऐसा होगा जो डोमिनेंट होगा, तो जो रेशो हमें मिलेगा वो 15:1 का होगा। जो 15 हमें यहाँ मिलेंगे वो हमें मिलेंगे ट्रायंगुलर, और एक जो हमें मिलेगा वो इलॉन्गेटेड होगा। ये F2 का रेशो होगा इसका, जो हमें इस तरह मिलेगा। F1 में जब हम इसको देखेंगे, अगर हम इस तरह का क्रॉस, इस तरह के जीनोटाइप का क्रॉस कराएं तो हमारे पास जो F1 जनरेशन मिलेगी इस पेरेंट से वो हमें मिलेंगे इस तरह, और ये सारे के सारे ट्रायंगुलर होंगे। और इनके बीच में जब हम क्रॉस कराएंगे तो हमें ये रेशो मिलेगा 15:1 का, 15:1 का। तो इस तरह हमने देखा कि सिर्फ एलील ही एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते, दो जीन भी एक दूसरे को प्रभावित करते हैं और जीन इंटरेक्ट करते हैं, इंटरेक्शन जीन्स के बीच में होता है। कुछ जीन इस प्रकार के होते हैं जो किसी विशेष लक्षण के साथ साथ जीव के जीवन क्षमता को भी प्रभावित करते हैं।
ये किसी विशेष जीन में म्यूटेशन के कारण ऐसा होता है। अगर ये म्यूटेशन होने के बाद में जो जीवन क्षमता को प्रभावित करने वाला जीन है वो अगर डोमिनेंट है, और बहुत ज़्यादा ऐसे जो जीन हैं उनको घातक कहते हैं, घातक लीथल जीन्स कहते हैं। ये जो लीथलिटी है ये कितनी ज़्यादा है इस पर निर्भर करता है कि जो जीव है उसका जीवन रहेगा या नहीं रहेगा। कई बार इनके इफ़ेक्ट के कारण उस पर्टिकुलर एनिमल की और ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाती है, और अगर उस ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाती है तो इस तरह के जो एलील्स होते हैं या जीन के जो रूप होते हैं वो जीन पूल में सरवाइव नहीं करते आगे, वो उसी के साथ समाप्त हो जाते हैं, उसके जीवन के साथ। और जब लीथलिटी कुछ कम होती है, या ये कहें कि रिसेसिव फॉर्म में जब लीथल होते हैं, तो उस स्थिति में ये, क्योंकि उसी समय उनके प्रभाव को कम करने के लिए वहाँ पर सामान्य जीन मौजूद होता है, तो वो उस पर्टिकुलर जो स्पीसीज़ कम्युनिटी है उसमें एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक इनहेरिट किए जाते हैं। और कभी भी जब वो होमोजाइगस रिसेसिव स्थिति में होते हैं तो फिर वो घातक होते हैं। अगर वो रिसेसिव हैं तो फिर वो उसमें इनहेरिट किए जाते हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में। तो जो लीथलिटी है इसको हम ड्रोसोफिला में देखते हैं, जैसे उसके जो वाइट आइज़ हैं वो हैं, और वेस्टिजियल विंग्स हैं। ये इसी प्रकार के लीथल जीन के रूप हैं, एलील्स हैं। इसके अलावा कर्ली विंग्स हैं, प्लम आइज़ हैं, और स्टेबल ब्रिसल्स हैं। ये सब ड्रोसोफिला के ऐसे फीचर्स हैं जो लीथलिटी में आते हैं, लीथल जीन का एग्जाम्पल है। इसका जो अध्ययन है वो किया था एल कुवेनोट ने 1905 में माइस के ऊपर, माइस कलर के ऊपर अध्ययन किया। तो उन्होंने देखा कि जो ब्राउन कलर है, जो उसका सामान्य रंग है, उसके ऊपर प्रभावी है येलो कलर। और जब इनके बीच में क्रॉस कराया गया तो जो निष्कर्ष थे वो इस प्रकार रहे जो ब्राउन कलर है वो रिसेसिव होमोजाइगस एलील के कारण था, और जो येलो कलर है वो हेट्रोजाइगस एलील के कारण या हेट्रोजाइगस स्थिति के कारण था। अब इन्हें जो गैमेट्स इसमें मिले वो इस तरह के मिले, इससे ये और इनसे ये। जब इनके बीच में क्रॉस कराया गया तो रिजल्ट कुछ इस प्रकार रहे। आधे इसमें येलो थे, 50% येलो और 50% ब्राउन, 50% येलो और 50% ब्राउन। जो कुवेट का एक्सपेरिमेंट है, उन्होंने येलो कलर के 2 माइस को क्रॉस कराया, येलो कलर के। इससे जो हमने एक पहले एक्सपेरिमेंट किया उससे हमें पता चलता है कि होमोजाइगस जो है वो ब्राउन है और जो कैपिटल वाई है वो येलो कलर के लिए है। तो येलो कलर के 2 माइस को जब उन्होंने
क्रॉस कराया तो वहाँ जीनोटाइप इस प्रकार था। अब ये हमें कैसे पता चलेगा कि जीनोटाइप इस प्रकार है? तो इसके रिजल्ट से पता चलता है। जब इसे क्रॉस कराया गया तो क्रॉस के परिणाम ये हैं। वाई वाई कैपिटल वाई स्मॉल कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल वाई स्मॉल वाई और स्मॉल वाई। जो कोहेनोट के एक्सपेरिमेंट का जो रिज़ल्ट था वो रिज़ल्ट इस प्रकार था, 2 येलो और 1 ब्राउन। उन्होंने देखा कि लगभग 20% ऐसे माइस थे जिनकी डेथ हो गई। और तब ये रिज़ल्ट निकला कि जब, क्योंकि हमारे पास 2 कॉम्बिनेशन जब चेक किया गया जीनोटाइप तो देखा कि 2 कॉम्बिनेशन ऐसे थे जो सरवाइव कर रहे थे और ये हेट्रोजाइगस कंडीशन में। तो रिज़ल्ट ये निकला कि जो डोमिनेंट वाई है ये लीथल जीन है और जो ऑर्गेनिज्म है, जो माइस है, वो तभी सरवाइव करते हैं जब दूसरा एलील जो वाई है, जो सामान्य वाइल्ड कलर है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो अगर वहाँ मौजूद है तभी वो सरवाइव करते हैं, अन्यथा वो सरवाइव नहीं करते। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि कुछ ऐसे जीन होते हैं जो ऑर्गेनिज्म की जो लाइफ स्पान है, उसकी जो जीवन अवधि है, जीवन क्षमता है, उसको भी अफेक्ट करते हैं लक्षणों के साथ साथ। कुछ मनुष्यों में भी इस तरह के डिजीज़ होते हैं, जैसे थैलेसीमिया मेजर है, इसके कारण भी लीथल इफेक्ट हमें नज़र आता है। जीन का एक विशेष प्रभाव संयुक्त रूप से जिसे हम कहते हैं मल्टीपल फैक्टर की जो हाइपोथेसिस है वो एच नील्सन एहले ने और E.M. ईस्ट ने दी थी और उन्होंने उसे नाम दिया क्वांटिटेटिव ट्रेट्स। जो लक्षण हैं वो मात्रात्मक रूप से किस प्रकार प्रभावित होते हैं जीन्स के द्वारा। जो जीन के एलील का नंबर है उनकी मात्रा, उनकी संख्या कितनी है, डोमिनेंट और रिसेसिव, उसके आधार पर निर्धारित होता है कि जो लक्षण प्रारूप हमें नज़र आएगा वो किस प्रकार का नज़र आएगा। इसका ये जो इफ़ेक्ट है जीन का, इसको हम कहते हैं कॉम्युलेटिव इफ़ेक्ट ऑफ जीन्स। और ये जो सिस्टम है, जो तंत्र है, इसको हम कहते हैं पॉलीजेनिक सिस्टम। इसमें हम ह्यूमन बींग्स के जो स्किन कलर है उसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल लेते हैं। ह्यूमन स्किन कलर है, ये एक से ज़्यादा जीन्स हैं उनके कॉम्युलेटिव इफ़ेक्ट के कारण आता है। जैसे हम माने कि अगर 2 जीन इसके लिए ज़िम्मेदार हैं, ए और बी, तो इनके 4 हमारे पास एलील होंगे। अगर ये चारों एलील डोमिनेंट होते हैं तो ऐसी स्थिति में हमें नीग्रोज मिलते हैं। और अगर ये चारों रिसेसिव हों तो हमें एल्बिनो मिलते हैं। अगर इन चारों जीन्स का 50-50% रेशो हो, अब 50% जो एलील है इनका 50-50% रेशो क्या होगा, जैसे क्योंकि हम इनको समान रूप से जिम्मेदार मान रहे हैं, यहाँ पर हम ये कह रहे हैं कि कॉम्युलेटिव इफेक्ट आ रहा है एलील्स का, तो 50-50% में स्थिति ये हो सकती है कि दोनों ए डोमिनेंट हों, दोनों बी रिसेसिव हों, दोनों ए डोमिनेंट हों, दोनों बी रिसेसिव हों, एक ए डोमिनेंट हो, एक रिसेसिव हो, एक बी डोमिनेंट हो और एक रिसेसिव हो। तो यहाँ
50% डोमिनेंट है। हम ये नहीं देख रहे हैं कौन सा जीन और कौन सा एलील डोमिनेंट है। यहाँ 50% एलील 4 में से डोमिनेंट है, यहाँ भी 50% एलील इसमें से डोमिनेंट है और यहाँ भी 50% है। तो ऐसी स्थिति में जो रिज़ल्ट हमारे पास आएंगे वो आएंगे मुलेटोज। और यूँ कहना चाहिए कि गेहूं रंग के लोग आएंगे। अब इस कलर से थोड़ा ज़्यादा गहरा नीग्रो की तरफ और इस कलर से थोड़ा ज़्यादा गहरा एल्बिनोज की तरफ। वो कैसे होगा? यहाँ पर 2 डोमिनेंट और 2 रिसेसिव हैं। जो सबसे डार्क कलर है वो तब है जब चारों जीन डोमिनेंट है और सबसे लाइट कलर तब है जब चारों एलील रिसेसिव है और बीच की स्थिति तब है जब हम ये कह रहे हैं कि ये 50% रेशो हमारे पास है। अब गेहुए कलर से थोड़ा सा ज़्यादा अगर गहरा हो तो स्थिति ये होगी कि 3 डोमिनेंट होंगे और कोई एक एलील रिसेसिव होगा। तो हम उन्हें ऐसे लिख सकते हैं ए बी, ये 3 डोमिनेंट हो गए और एक रिसेसिव है। अब ये एक रिसेसिव ये भी हो सकता है और ये एक रिसेसिव ये भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, पर हमारे पास 3 एलील जो है वो डोमिनेंट होने ही चाहिए। तो वो किससे? जो मुलेटोज हैं उनसे डार्क कलर के होंगे। ये हम ये कहेंगे कि मुलेटोज से डार्क कलर के हैं। इधर हम प्लस करते जाते हैं कलर और हल्का करते जाते हैं इधर। अब यहाँ स्थिति क्या है? 50% रेशो है दोनों का, डोमिनेंट का और रिसेसिव का। तो इससे हल्का जब आएगा तो हम क्या देखेंगे कि 3 कोई भी रिसेसिव हों, कोई भी 3 रिसेसिव हों। जैसे इसमें ये 3 रिसेसिव है और ये ऐसे भी हो सकते हैं, ये इस तरह भी हो सकते हैं, यहाँ भी 3 रिसेसिव हैं। तो क्योंकि यहाँ एक ही कलर है जो कलर को डार्क करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो कलर जो गेहुआ है या जो बीच का जो रंग है, इसका जो शेड है उससे हल्का हो जाएगा। और इस तरह हमें बहुत सारे वेरिएशंस नज़र आते हैं ह्यूमन स्किन कलर में, क्योंकि हमने यहाँ ये माना है कि 2 जीन इसके लिए ज़िम्मेदार हैं। अभी ये निश्चित नहीं है कि इसके लिए 2 ही जीन रेस्पॉन्सिबल हैं, मे भी 3 जीन हो सकते हैं। अगर हम 3 जीन यहाँ लेके चलते हैं तो जो कलर वेरिएशन है वो और ज़्यादा वेरिएट करेगा और ज़्यादा भिन्नताएं उसमें आएंगी। और यहाँ जो जीन का जो जीनोटाइप हम देख रहे हैं, इसका जो क्वांटिटेटिव रेशो है वो चेंज होगा और थोड़ी ज़्यादा जटिलता इसमें आ जाएगी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो इंटरेक्शन ऑफ जीन है वो बहुत सारे तरह से होता है। वो एक दूसरे को कैरेक्टर लक्षण के लिए मतलब प्रभावित करते हैं। वो लीथल जीन हो सकते हैं और कभी कभी जो 2 जीन हैं उनका कॉम्युलेटिव इफ़ेक्ट भी हमें नज़र आता है। थैंक यू।